गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में और एटीपी के बारे में। हमने पढ़ा एटीपी इज़ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी ट्रांसफ़र करती है सेल की एक्सो एनर्जिक रिएक्शन से एंडो एनर्जिक रिएक्शन को। एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड होता है जो कि जिसमें 3 स्ट्रक्चर मुख्य होते हैं, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इसके। नाइट्रोजन बेस एडेनिन, शुगर राइबोस शुगर और ट्राइफॉस्फेट यूनिट। एटीपी इनके एक्टिव फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स होता है एटीपी का, जिसमें कि मैग्नीशियम या मैग्नीज भी पाए जाते हैं। इसका जो फर्स्ट मेन कॉन्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन बेस है वो एडेनिन है और ये प्यूरिन का 6 एमिनो डेरिवेटिव होता है और ये 5 कार्बन शुगर डी राइबोस से जुड़ा हुआ होता है ग्लाइकोसाइड लिंकेज से। तो ये 2 चीज़ें जुड़ी हुई हो गई, एडेनिन प्लस 5 कार्बन शुगर डी राइबोस। अब आई फॉस्फेट की बात। जो फर्स्ट फॉस्फेट होता है इसका वो राइबोस की 5th पोजीशन से स्टेरिफाइड होता है। ये एडेनिन और राइबोस इन दोनों से फॉस्फेट जुड़ते ही ये बन जाता है एएमपी। फिर इसमें जुड़ता है सेकंड फॉस्फेट और ये बनाता है एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। उसी तरह से फिर थर्ड फॉस्फेट जुड़ता है और बन जाता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये तीनों की तीनों सेल में एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट सारे टाइम पे रहते हैं और इंटरकन्वर्टेबल होते हैं एक एंजाइम एडेनाइलेट काइनेस की सहायता से। आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, एडेनिन एक प्यूरिन बेस है, फिर इसमें राइबोस शुगर जिससे कि एक फॉस्फेट स्टेरिफाइड होकर इसके 5 कार्बन पे जुड़ा तो बन रहा है एएमपी, फिर दूसरा जोड़ा तो बन रहा है एडीपी और तीसरा जोड़ा बना तो बन रहा है एटीपी। तो इस तरह से एटीपी का निर्माण होता है जो कि एक एडेनिन बेस, राइबोस शुगर और 3 फॉस्फेट रेडिकल से जुड़ के बना होता है। अब हम देखें कि इसका रोल क्या होता है बायोलॉजिकल रिएक्शन से। तो एटीपी होता है वो सभी बायोलॉजिकल सिस्टम्स में एनर्जी के स्टोरेज की तरह से, या फिर हम कहें एनर्जी के स्टोरेज से भी ज़्यादा ये फ्री एनर्जी के डोनर के रूप में करता है। किसी भी सेल में एटीपी मॉलिक्यूल बनते ही इमिडिएटली यूज़ हो जाता है, इसलिए इसका टर्नओवर बहुत हाई होता है। इसके हम रोल एक के बाद एक देखेंगे। तो ये अनेक बायोसिंथेसिस सिंथेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस। इन दोनों के लिए एटीपी बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो सेल की 90% बायोसिंथेटिक एनर्जी को यूज़ कर लेता है। लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं इनका फॉर्मेशन जो होता है इन कंपैरिजन टू प्रोटीन कम बायोसिंथेटिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनिमल्स में एटीपी मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी काम में आता है। फिर अगर हम देखें तो एटीपी मेम्ब्रेन्स के थ्रू मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट करता है, इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सभी सेल्स में एक पर्टिकुलर सॉल्यूट के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। अगर हम देखें जनरल या इसका मेन वर्क, तो एटीपी जो होता है वो एनर्जी ट्रांसफ़र रिएक्शन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हुआ एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बारे में हमने पढ़ा पिछली क्लास में और अभी जो क्लास है इसमें। अब हम देखें रेस्पिरेशन पढ़ने से पहले रेस्पिरेशन कितनी तरह का होता है। रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। अधिकतर प्लांट में जब O2 के एब्सेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन ख़त्म हो जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के समय फूड स्टफ्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से करीब 673 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, जो
कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, उससे हमें 3 मुख्य प्रोडक्ट मिलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि आप इस फॉर्मूले में देख रहे हो, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के और 673 किलो कैलोरी की। बहुत सारी जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर में लिबरेट हो जाती है, वाटर जो होता है प्लांट सेल के अंदर रहता है, डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन में काम आता है, और एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है बहुत सारे बायोलॉजिकल और सिंथेटिक प्रोसेस में। फिर जो एनर्जी होती है जो प्रोड्यूस होती है वो एडीपी के द्वारा स्टोर कर ली जाती है और उससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। फिर एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, पर एटीपी से एडीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है? एटीपी से एडीपी के फॉर्मेशन में एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है और एडीपी का निर्माण होता है। इस तरह से हम देखें एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण होता है और हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी एटीपी के रूप में स्टोर्ड रहती है, जो कि सेल की विभिन्न रिक्वायरमेंट के समय में एडीपी में चेंज होती है और एनर्जी रिलीज होती है। ये प्रोसेस दिखने में बहुत सिंपल दिख रहा है, पर हम अब रेस्पिरेशन का मेटाबॉलिज्म डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और उसमें अनेक स्टेप्स में पूरा होता है। ये हमने देखा एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम देखें एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जैसा कि नाम बता रहा है वो रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड स्टफ्स होते हैं वो उनका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे कि अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान वो एरोबिक रेस्पिरेशन की कंपैरिजन में रिलीज हुई एनर्जी की कंपैरिजन में बहुत कम होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने देखा था 673 किलो कैलोरी एनर्जी मुक्त होती है, जबकि एनारोबिक में सिर्फ 21 किलो कैलोरी एनर्जी मुक्त होती है। इसमें भी ये आप देख रहे हो इसका फॉर्मूला मॉलिक्यूलर या इक्वेशन, ग्लूकोज अल्कोहल में चेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ये जो अल्कोहल होता है सेल की प्रोसेस में काम आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाती है और एनर्जी सेल के विभिन्न मेटाबॉलिक रिएक्शंस में काम आती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन मुख्यतः सीड्स की रेस्टिंग स्टेज में या सीड जर्मिनेशन की इनिशियल स्टेजेस में या फ्रूट वॉल्स की सेल्स में या अनेक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जबकि एक एरोबिक रेस्पिरेशन एक नॉर्मल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है। फिर हम इनके बीच में डिफरेंसेस देखें एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो एरोबिक रेस्पिरेशन सभी सेल्स में पाया जाता है लिविंग। एनारोबिक बैक्टीरिया, फंजाई और जर्मिनेटिक सीड और फ्लैशी फ्रूट्स में पाया जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ज़रूरी होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती। एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल हैं, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 38 एटीपी मिलते हैं, जबकि एनारोबिक में सिर्फ 2 मिलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि इसकी बाकी सब रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन पूर्णतः साइटोप्लाज्म में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पूरी तरह से ऑक्सीकृत होते हैं और सिंपल कंपाउंड्स बनते हैं और एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज होते हैं और बहुत कम एनर्जी मिलती है। एरोबिक रेस्पिरेशन टॉक्सिक होता है नहीं होता प्लांट्स के लिए, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन हायर अमाउंट्स में टॉक्सिक होता है। अब हम देखें कि लिविंग प्लांट्स को रेस्पिरेशन के आधार पर कैसे डिवाइड किया जा सकता है। एरोब्स ये वो लिविंग प्लांट्स हैं जिनमें कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है, एरोब्स कहलाते हैं। वे प्लांट्स जिनमें ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है एनारोब्स कहलाते हैं। ऑब्लिगेट एरोब्स जिनमें कि प्लांट्स एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो एनारोबिक कंडीशंस में ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव नहीं कर सकते, इनको कहते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स ये वो लिविंग बींग्स या प्लांट्स होते हैं जो कि नॉर्मली जिसमें रेस्पिरेशन होता है एरोबिक कंडीशन में और एनर्जी प्रोड्यूस होती है।
पर वो सिर्फ एरोबिक कंडीशंस में ही सरवाइव कर सकते हैं। साथ ही साथ वो कुछ मात्रा में एनारोबिक कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकते हैं। ये कहलाते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। मतलब वे प्लांट्स जो एरोबिक कंडीशंस में होते हैं एरोब्स, जो एनारोब्स होते हैं वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ऑब्लिगेट एरोब्स जो होते हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही सर्वाइव कर सकते हैं, जबकि फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं वो एनारोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में रेस्पिरेशन के मैकेनिज़्म के बारे में। थैंक यू।